साथियों नमस्कार। मैं हूं चंद्रपाल राजभर, एक बार फिर से आपके बीच में उपस्थित हूं ये बंगाल चित्रशैली का पार्ट 2 लेकर। तो वक्त ना गंवाते हुए आइए प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध मूर्ति संथाल परिवार के रचनाकार हैं सूजा, राजा, रामकिंकर बैज्य, शंखु चौधरी। तो मित्रों ये हैं रामकिंकर बैज्य। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली स्थित यक्ष यक्षिणी स्थापत्य किसके द्वारा निर्मित है? जी के मल्होत्रे, हिरण्यमल चौधरी, सोमनाथ और रामकिंकर बैज्य। तो साथियों ये हैं आपके रामकिंकर बैज्य। कौन? रामकिंकर बैज्य। भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली में स्थित यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां रामकिंकर बैज्य द्वारा निर्मित की गई हैं। तो यह ऑप्शन जो है आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। जख्म नामक शीर्षक कृति का रचनाकार कौन है? के.जी. सुब्रमण्यम, जैनुल आवेदीन, चित्ता प्रसाद, सोमनाथ होर कौन हैं? साथियों ये हैं जो है आपके सोमनाथ होर। कौन? सोमनाथ होर। बीसी संथाल थे मूर्तिकार, चित्रकार, छापाकार, छायाकार। तो साथियों ये चित्रकार थे। बीसी संथाल ये चित्रकार थे। बीसी संथाल का जन्म वर्ष 1902 ईस्वी में असम में हुआ था। ये एक चित्रकार थे। इनके चित्रों में ग्रामीण पृष्ठभूमि की झलक के साथ साथ आधुनिकता भी दिखाई पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। निम्न कथन किसका है? मुझे केवल एक बात कहनी है और वह यह है कि हमेशा अपने सिद्धांतों का उपदेश ही देते रहने की चेष्टा न करो, बल्कि करो वह कि प्रेम से अपने आप को ही दे डालो। एक बार फिर से इसको सुनिए। मुझे केवल यह बात कहनी है और वह यह है कि हमेशा अपने सिद्धांतों का उपदेश देते रहने की चेष्टा न करो, बल्कि करो वह कि प्रेम से अपने आप को ही दे डालो। यह आप किसका है? नंदलाल बसु का, अवनींद्रनाथ ठाकुर का, क्षितिमनाथ रविन्द्रनाथ ठाकुर का? किसका कथन है? तो साथियों ये कथन है नंदलाल बोस का, नंदलाल बसु। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। वैसे यह प्रश्न उन्होंने कहा था कि जो है यह चलिए आगे, कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में नहीं है? हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में नहीं है? चित्रकार, कवि, मूर्तिकार, कहानीकार। तो साथियों रविन्द्रनाथ की जो पहचान है वो मूर्तिकार में नहीं है। मूर्तिकार में नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर कवि, नाटककार, गीतकार, उपन्यासकार, संगीतज्ञ, अभिनेता, विचारक, दार्शनिक, चित्रकार विधाओं में पारंगत थे। उनकी पहचान मूर्तिकार के रूप में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। विचित्र क्लब की स्थापना कब हुई? 1907, 1915, 1920, 1917। तो साथियों ये जो स्थापना हुई थी ये हुई थी आपकी 1915 में। विचित्र क्लब की स्थापना जो हुई थी 1915 में। जैसा कि आप जानते हैं गगनेन्द्रनाथ टैगोर के पुत्र रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जिनमें कवि की गहरी रुचि थी, साहित्य को प्रोत्साहित करने के लिए एक साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संगठन विचित्र क्लब की स्थापना 1905 में की थी।
मार्च 1917 में रविन्द्रनाथ टैगोर जापान की द्वितीय यात्रा के बाद कलकत्ता पहुँचे तो अवनींद्रनाथ तथा गगनेंद्र नाथ टैगोर के निर्देशन में कला और शिल्प के लिए विचित्र स्कूल जोरासांको हाउस यहीं पर रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था में आयोजित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रसिद्ध कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने उम्र के 17वें पड़ाव पर आकर किसे अपनाया। एक बार प्रश्न को फिर से सुनिए। प्रसिद्ध कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उम्र के 17वें पड़ाव पर आकर किसे अपनाया। नृत्य, सितार, तबला, चित्रकारी। साथियों ये जो अपनाए हुए थे चित्रकारी। जैसा कि आप जानते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने आयु के 67वें वर्ष तक चित्रकला के क्षेत्र में कोई विशेष प्रयत्न नहीं किए। वह विश्व प्रसिद्ध कवि बन चुके थे। कविता को लिखते समय शब्दों या पंक्तियों को रेखाओं से मिटाने पर जो विकल्प आकर बनता उनकी ओर उनका ध्यान आकृष्ट हुआ। इन स्वयं सिद्ध आकारों के प्रति वे इतना मोहित हुए कि उन्होंने आकारों के विकास पर ध्यान दिया। वर्ष 1926 के करीब उन्होंने कपड़े के टुकड़ों या अंगुलियों को स्याही में डुबोकर चित्रण करना शुरू किया। अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में अगर हम थोड़ा सा और विश्लेषण करने की कोशिश करें तो अवनींद्रनाथ टैगोर के शब्दों में कला में सत्य का अस्तित्व तब ही निहित रहता है जब वह हमको यह कहने के लिए बाध्य कर देता है कि मैं देखता हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। टैगोर की चित्रकृतियों को पागल व्यक्ति की कला कहकर पुकारा गया, परंतु उन्होंने इस वाक्य का उत्तर इस प्रकार दिया, मेरे चित्रों को जन्म सृजन किसी शिल्प कुशल अनुशासन या परंपरा में नहीं हुआ है और ये जानबूझकर की गई किसी वस्तु की अभिव्यक्ति का प्रयास नहीं है। बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। एक कवि चित्रकार जिसकी कर्मभूमि शांति निकेतन थी, नंदलाल बोस, देवी प्रसाद राय चौधरी, रविन्द्रनाथ ठाकुर, गगनेंद्र नाथ ठाकुर। तो साथियों ये थे जो है आपके रविन्द्रनाथ ठाकुर। कौन थे? रविन्द्रनाथ ठाकुर। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। जैसा कि आप जानते हैं कि आधुनिक भारत के प्रमुख चित्रकारों में रविन्द्रनाथ ठाकुर की सहज स्फूर्ति अंकन पद्धति क्ले के निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण करती है। कवि, लेखक तथा चिंतक एवं आर्टिस्ट के रूप में रविन्द्रनाथ ठाकुर की कर्मभूमि शांति निकेतन थी। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के हैं? बंगाल पुनर्जागरण शैली, आधुनिक विमूर्त शैली, प्राचीन शास्त्रीय शैली, यूरोपीय शास्त्रीय शैली। तो साथियों ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र हैं ये हैं आपके आधुनिक विमूर्त शैली। कौन से? आधुनिक विमूर्त शैली, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। जैसा कि आप जानते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र आधुनिक विमूर्त शैली के प्रकार के हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के अधिकांश चित्र तत्क्षणिक सृजन प्रेरणा द्वारा पूर्ण विचार के बनाए हुए प्रतीत होते हैं। इन्होंने परंपरावादी व यथार्थवादी चित्रकला को न अपनाकर आधुनिक शैली को अपनाया, जिसे उन्होंने समन्वयनात्मक शैली कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1901, 1919, 1922, 1948। तो साथियों ये जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1919 में। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है।
जैसा कि आप जानते हैं कि अमर कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1919 में शांति निकेतन के प्रांगण में विश्व भारती के कला भवन की स्थापना की। शांति निकेतन के कला भवन में ही चित्रकला की बंगाल शैली का विकास हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? अमरींद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, रविन्द्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्र नाथ टैगोर। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं ये किए हुए थे रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन किए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। इनके बारे में मैं थोड़ा सा बताने का आपको कोशिश कर रहा हूँ। 1862 ईस्वी में महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, जिनका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता, जब नाव द्वारा रायपुर की यात्रा कर रहे थे तो उस पार धान के हरे भरे खेत और लाल मिट्टी की भूदृश्य देखी। उन्होंने वहां और पौधे लगाने तथा एक छोटा घर बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने इस घर को शांति निकेतन नाम दिया। 1863 ईस्वी में यहाँ एक आश्रम की स्थापना की जो ब्रह्मो समाज का प्रेरक बना। वर्ष 1901 में रविन्द्रनाथ ने शांति निकेतन में एक स्कूल की स्थापना की। ब्रह्मचारी आश्रम के नाम से एक मॉडल स्कूल की स्थापना की जो प्राचीन गुरुकुल पद्धति की तरह था। बाद में इसे पठा भवन के नाम से जाना गया। उपयुक्त विकल्प अनुपस्थित में इस विकल्प का उत्तर जो है सी रखा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। रविन्द्रनाथ टैगोर किस चित्र शैली से संबद्ध थे? अवध स्कूल, कंपनी स्कूल, बंगाल स्कूल, राजस्थानी स्कूल। तो साथियों, ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है कन्फ्यूजन भरा है। बहरहाल हम इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर आधुनिक चित्रकला शैली से संबद्ध थे। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 1913 में, नोबेल पुरस्कार इन्होंने 1913 में सम्मानित रविन्द्रनाथ टैगोर 1861 से 1941 ईस्वी एक संपन्न बंगाली परिवार में पैदा हुए थे। वे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। अतः उपयुक्त विकल्प असत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा चित्रकार लोक चित्रों से प्रभावित था? जी हाँ, कौन सा चित्रकार लोक चित्रों से प्रभावित था? के हेब्बर, यामिनी राय, अमृता शेरगिल, एस कुलकर्णी। तो साथियों, ये जो है प्रभावित थे आपके यामिनी राय। जी हाँ, यामिनी राय। जैसा कि इनके बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, यामिनी राय ने प्रारंभिक भारतीय लोक और गांव कला प्रेरित एक व्यक्तिगत चित्र कला शैली विकसित की थी। अपने चित्रों के माध्यम से उन्होंने ग्रामीण बंगाल के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी के दृश्यों को अभिव्यक्ति की। पौराणिक कहानियाँ, धार्मिक विषय, बंगाल के लोगों के रहन सहन यामिनी राय के चित्रण का प्रमुख विषय बन गए थे। चलिए आगे दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन लोक कला से प्रभावित कलाकार है? नंदलाल बोस, यामिनी राय, कानू देसाई, मुकुल डे। तो साथियों, ये हैं आपके जो है यामिनी राय। कौन? यामिनी राय। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। यामिनी राय का जन्म कब हुआ? 1887 में, 1897 में, 1877 में, 1880 में। तो साथियों, इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1887 में, 1887 ईस्वी में। जी हाँ,
आपका उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही है। इनके बारे में अगर हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करें तो यामिनी राय एक भारतीय चित्रकार हैं। वे अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। उनका जन्म 11 अप्रैल 1887 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के बेलियातोर ग्राम में हुआ था। 24 अप्रैल 1972 को इनकी मृत्यु हुई। उन्हें वर्ष 1954 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। कालीघाट के चित्रों से कौन प्रभावित कलाकार है? जी हाँ, कालीघाट के चित्रों से कौन प्रभावित कलाकार हैं? बी एस गायतोड़े, यामिनी राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुनैना देवी। तो साथियों ये जो हैं आपके प्रभावित हैं ये यामिनी राय हैं। कौन? यामिनी राय। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। इनके बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि यामिनी राय ने बंगाल की अल्पना, खिलौना तथा पटुआ व कालीघाट चित्रण से प्रेरणा लेकर चित्रण किया। यामिनी राय अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रमुख शिष्यों में से एक हैं। अपनी स्वतंत्र मेधा को आधुनिकता के परिवेश में प्रस्तुत कर उन्होंने अपनी मौलिकता प्रतिभा का अभूतपूर्व परिचय किया। यामिनी राय लीक से हटकर नई दिशा के कार्य में करने के कारण आधुनिक कलाकार के रूप में प्रतिष्ठित हुए। गांधी जी ने इनको राष्ट्रवादी कलाकार की उपमा दी। यामिनी राय वर्ष 1929 से 1936 तक मेयो कला विद्यालय लाहौर में सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत रहे। भारत विभाजन के समय दिल्ली में उन्होंने शिल्प चक्र संस्था की स्थापना की। इन्होंने अपनी कला प्रेरणा के विषय में स्वयं लिखा, मैं अपने बाल कला से प्रेरित हूँ। इन्होंने भारत का पिकासो भी कहा जाता है। यामिनी राय की कृतियों में ढोलक वादन, गायक, गाय, घोड़ा, संथाल स्त्रियां, घोड़ा गाड़ी, माँ और शिशु, मछली को मुंह में दबाए बिल्ली, टैगोर और बापू, ईसा मसीह, श्रृंगार, नर्तकी तथा मृदंग वादन आदि उत्तम चित्रकृतियां हैं। यामिनी राय ने अपने चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किया है। तो ये आपका ऑप्शन बी यामिनी राय। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। यामिनी राय की पेंटिंग किस माध्यम में बनी? वाश, ऑयल, टेम्परा, ऑयल पेस्टल। तो साथियों जो यामिनी राय की पेंटिंग्स बनी है यह बनी है आपकी टेम्परा माध्यम में। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। यामिनी राय की प्रसिद्ध कृति माँ एवं शिशु चित्र का माध्यम है कौन सा? कैनवस पर तैल रंग, टेम्परा, कैनवस, टेम्परा, वाश, कौन सा है? तो साथियों ये है आपका टेम्परा पर तैल रंग। कौन सा? टेम्परा पर तैल रंग। जैसा कि आप जानते हैं कि यामिनी राय ने अपनी प्रसिद्ध कृति माँ और शिशु का चित्रण कैनवस पर तैल रंग से किया, जिसका विवरण राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली की वेबसाइट पर संग्रहित है। यामिनी राय ने अधिकांश जमीनी या प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया। इन्होंने स्थानीय लोक कलाओं की विषय वस्तु को अपनी कला में समावेशित किया। इन्होंने रामायण और कृष्ण लीला के दृश्यों को अपनी कला में उतारा। इन्होंने गांव के स्त्री पुरुष का चित्रण किया तथा पटुआ के संग्रह लोकप्रिय प्रतिबिंबों को पुनः लोगों के बीच प्रस्तुत किया। बाउल एवं बैठी हुई महिला उनके चित्रकारी का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है? मधुबनी, कोटा, कालीघाट, लालघाट। बिल्कुल अस्पष्ट है, यह बिल्कुल अस्पष्ट है। आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं
तो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कालीघाट से। ऑप्शन नंबर आपका सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका सी। जैसा कि आप जानते हैं कि पटुआ एक कलाकार समुदाय है जो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। कुछ पटुआ हिंदू जबकि कुछ पटुआ मुस्लिम हैं। हिंदू पटुआ कलकत्ता के कालीघाट और कुमारतुली क्षेत्र में सक्रिय हैं। इनके द्वारा कला का परिष्कृत रूप पटुआ कला कहलाता है। यह शैली कालीघाट शैली के नाम से भी जाने है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। बंगाल की लोक कला जी.एन. टैगोर की चित्रकला में कैसी दिखाई देती है? घनवादी, जंगलवादी, भविष्यवादी, इनमें से कोई नहीं। साथियों, ये आपका घनवादी है। कौन सा? घनवादी। बंगाल की लोक कला जी.एन. टैगोर की चित्रकला जो है घनवादी है। कैसे है? गगनेन्द्र नाथ टैगोर अपने काल के प्रमुख घनवादी कलाकार थे। उन्होंने अपनी चित्रकला में घनवादी भाषा और वाक्य विन्यास का प्रयोग किया। डॉक्टर स्टेला क्रैमरिश ने गगनेन्द्र नाथ को सर्वप्रथम घनवादी कहा था। गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने अपने छोटे भाई अवनींद्र नाथ टैगोर के बंगाली कला आंदोलन से अप्रभावित रहकर अपनी व्यक्तिगत कला का सृजन किया। बंगाल शैली भिन्न चित्रण करने वाले में प्रमुख हैं गगनेन्द्र नाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, जामिनी राय, अमृता शेरगिल। 1915 में निर्मित प्रतिमा विसर्जन उनकी उल्लेखनीय कृति थी। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। निम्न में से उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बंगाल शैली से भिन्न शैली में काम किया। हाँ, तो साथियों ये थे आपके गगनेन्द्र नाथ टैगोर। गगनेन्द्र नाथ टैगोर। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। गगनेन्द्र नाथ टैगोर किस भारतीय आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित थे? सुरीलवाद, सिंक्रेटिज्मवाद, घनवाद, तंत्र कला। तो साथियों ये थे आपके घनवाद। किससे? घनवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की आधारशिला किस आधुनिक भारतीय चित्रकार ने रखी? गगनेन्द्र नाथ ठाकुर, नंदलाल बोस, अवनींद्र नाथ ठाकुर, शारदा चरण व उकील। तो साथियों ये जो रखे हुए थे इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। मैं इसके बारे में आपको डिफिनेशन में बताता हूँ, फिर इसके बाद आप इसका आंसर स्वयं निकाल सकते हैं। अवनींद्र नाथ ठाकुर वर्ष 1907 में अपने भाई गगनेन्द्र नाथ ठाकुर के साथ इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की आधारशिला रखी। इन्होंने भारत शिल्प परिचय शाकुंतला 1895 में, राज कहिनी 1905 में नामक पुस्तकें भी लिखी। तो अब इसमें आप देख सकते हैं दोनों लोग साथ साथ में थे। अब ऑप्शन कौन सा सही लगाया जाए, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन भरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ईश के जीवन पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाए? जी हाँ, ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाए? M.F. हुसैन, बेंद्रे, यामिनी राय, गगनेन्द्र नाथ टैगोर। तो साथियों जो ईसा के जीवन पर आधारित चित्र बनाए थे वो बनाए थे गगनेन्द्र नाथ टैगोर। गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने ईसा के जीवन क्राइस्ट इन द चर्च पर आधारित चित्र गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने बनाए थे। गगनेन्द्र नाथ टैगोर के प्रमुख चित्र ऐसे भी हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना जीवन स्मृति, इस पर एक चित्र श्रृंखला चैत्य चरित माला का चित्रण, द प्लेस ऑफ स्नो, द सैंड ऑफ हिमालय, क्लस्टर ऑफ पुरी टेम्पल, टेम्पल क्यूबिस्टिक, मीटिंग इन द स्टेयर केस।
द कॉल टू प्रेयर आदि है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्यों में कौन नहीं है? हाँ, अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्यों में कौन नहीं है? तो साथियों, इसमें देवी प्रसाद राय चौधरी, नंदलाल बोस, N.M. सेन, गोपाल घोष, कौन सा सही है? तो साथियों, इसमें गोपाल घोष ये नहीं है। कैसे नहीं है, मैं इनके बारे में बताता हूँ। गोपाल घोष अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्यों में नहीं है। गोपाल घोष देवी प्रसाद राय चौधरी के शिष्य थे। अवनींद्रनाथ ठाकुर के प्रिय शिष्य हैं नंदलाल बोस, क्षितिमनाथ मजूमदार, असित कुमार हलदार, शारदा वकील, मुकुल डे, सुरेंद्र नाथ गांगुली एवं यामिनी राय। ये जो है ये सब शांति निकेतन ये सब आपस में ही सब मित्रवत व्यवहारवादी थे, बल्कि गोपाल घोष अलग थे। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। शांति निकेतन में मध्य युगीन हिंदू संत के भित्ति चित्रों को किसने चित्रित किया? हाँ, शांति निकेतन में हिंदू संत के भित्ति चित्रों को किसने चित्रित किया? नंदलाल बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, विनोद बिहारी मुखर्जी, के.जी. सुब्रमण्यम। तो साथियों, ये चित्रित किए हुए थे जो है आपके बिहारी विनोद मुखर्जी। जी हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है? शारदा वकील, सुधीर खस्तगीर, मुकुल डे, ईश्वरी प्रसाद। तो साथियों, इसमें जो है आपके ईश्वरी प्रसाद नहीं है। कौन? ईश्वरी प्रसाद नहीं है। ईश्वरी प्रसाद पटना कंपनी शैली के अंतिम प्रसिद्ध चित्रकार थे, जबकि शारदा वकील, मुकुल डे अवनींद्रनाथ टैगोर की शिष्यता में तथा सुधीर खस्तगीर नंदलाल बोस की शिष्यता में बंगाल शैली के चित्रकार थे। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रख्यात मूर्तिकार चिंतामणिकार निम्नलिखित में से किस ललित कला विद्यालय में प्राचार्य थे? हाँ, प्रख्यात मूर्तिकार चिंतामणिकार निम्नलिखित में से किस ललित कला विद्यालय में प्रधानाचार्य थे? मद्रास कॉलेज ऑफ आर्ट्स, लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट्स, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट्स। तो साथियों, ये जो थे ये आपके थे कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। कलकत्ता आर्ट्स विद्यालय के प्राचार्य थे। तो साथियों, ये जो इनके प्राचार्य थे E.B. हैवेल। कौन थे? E.B. हैवेल। E.B. हैवेल कलकत्ता आर्ट्स विद्यालय के प्राचार्य थे। उन्होंने वर्ष 1906 ईस्वी में अवनींद्रनाथ टैगोर के साथ बंगाल स्कूल की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। E.B. हैवेल ने अवनींद्रनाथ टैगोर के साथ मिलकर आधुनिक भारतीय कला की प्रारंभिक विचारधारा को जन्म दिया। E.B. हैवेल की प्रमुख कृतियां इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग्स, द आर्ट्स ऑफ हेरिटेज एंड ऑफ इंडिया, भारतीय कला में हिमालय, ए हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट। तो ये जो है E.B. हैवेल की कृतियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। बंगाल शैली के कलाकार नहीं हैं। सुरेंद्रकार, शैलेंद्र, रथिन मित्रा, मुकुल डे। तो साथियों, बंगाल शैली के कलाकार नहीं हैं, ये हैं रथिन मित्रा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही। कौन सा? सी। जैसे कि रथिन मित्रा कलकत्ता ग्रुप के प्रमुख कलाकार थे, जबकि विकल्पों में दिए गए अन्य बंगाल शैली के कलाकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन असंबद्ध है? K.N. पन्निकर, मुकुल डे, N.S. बेंद्रे, अमृता शेरगिल। तो साथियों, इसमें जो डिफरेंट है वो हैं आपके मुकुल डे। कौन से? मुकुल डे।
इनके बारे में थोड़ा सा बताऊं। मुकुल डे अन्य 3 चित्रकारों से असंबद्ध हैं क्योंकि वे विकल्प में अन्य तीनों चित्रकारों ने भारत में रहकर चित्रकला को बढ़ावा दिया, जबकि मुकुल डे ने विदेशों में चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की और वे शिक्षा के उद्देश्य से विदेश जाने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार थे। अमृता शेरगिल ने भी पेरिस में कला की शिक्षा ग्रहण की थी। उन्होंने मुकुल डे ड्राइंग पॉइंट्स इचिंग के लिए जाना जाता है। उनके भ्राता मनीष डे भी प्रसिद्ध चित्रकार हैं। साथियों, ये प्रश्न आपके पूरे हुए। हम उम्मीद करते हैं आपके समझ में आया होगा। जहाँ कहीं भी थोड़ी सी शब्दावलियों में अगर दिक्कत है, उतने समझदार आप हैं, उसे देख सकते हैं। और कोशिश करता हूँ आपको इन प्रश्नों से काफ़ी लाभ होगा। धन्यवाद, शुक्रिया।